हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो आज के प्री क्योर में हम आपके पॉलिटी से जो रिलेटेड करंट अफेयर्स हैं पिछले एक वीक के, आज हम वो डिस्कस करेंगे। तो हमेशा की तरह शुरू करने से पहले इंडेक्स देख लेते हैं आज के टॉपिक का। सबसे पहले हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिए हैं कि सीसीटीवी कैमरास की इंस्टॉलेशन की जाए इन द ऑफिसेज ऑफ सीबीआई, ईडी एंड पुलिस स्टेशन। सेकंड हम बात करेंगे जो इलेक्शन कमीशन ने अप्रोच किया है लॉ मिनिस्ट्री को, जिसके चलते वो चाहते हैं कि एनआरआईज को परमिट दिया जाए कि वो अपना वोट कास्ट कर सकें वाया पोस्ट। थर्ड हम बात करेंगे जो सुप्रीम कोर्ट का आइडिया था कि कन्विक्टेड लेजिस्लेटर्स को बैन कर दिया जाए फॉर लाइफ फ्रॉम कंटेस्टिंग पोल्स, तो इस आइडिया को सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिजेक्ट कर दिया है। ठीक है जी। सेकंड लास्ट हमारा टॉपिक होगा कि एक पिटीशन फाइल की गई है जिसके चलते ये कहा गया है कि फ्रेश पोल्स कंडक्ट करने चाहिए जहां पर जो आपकी नन ऑफ द अबव वाली जो ऑप्शन को सबसे ज्यादा वोट्स मिल रहे हैं। ठीक है जी। और लास्ट हमारा टॉपिक होगा आज का सीएलएमवी कॉन्क्लेव, आपका इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड है। ठीक है जी। तो आज के हमारे 5 टॉपिक्स हैं, तो आइए शुरू करते हैं पहले टॉपिक के साथ। तो पहले टॉपिक में हम बात करेंगे कि जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए हैं कि सीसीटीवी कैमरास इंस्टॉल किए जाएं इन द ऑफिसेज ऑफ सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ठीक है जी, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एंड अदर एजेंसी, जैसी कि आपकी पुलिस स्टेशन वगैरह होगी। और ये जो सीसीटीवी कैमरास होंगे इनमें ऑडियो रिकॉर्डिंग फैसिलिटी भी प्रोवाइड की जाए, और ये उन सभी ऑफिसेज में होनी चाहिए जिनके पास पावर है टू मेक अरेस्ट एंड इंटेरोगेट। तो 2018 में भी कोर्ट ने एक जजमेंट पास की थी जिसके तहत जितने भी पुलिस स्टेशन थे सब में ये सीसीटीवी कैमरास इंस्टॉल करने की बात कर दी गई थी। सभी पुलिस स्टेशन को सर्वेलेंस में रखने की बात कर दी गई थी टू चेक ह्यूमन राइट अब्यूसेस। इसी पर्पस के लिए उस दौरान हर एक स्टेट को बोला गया था कि उन्हें एक इंडिपेंडेंट कमेटी बनानी है जो कि इन सभी सीसीटीवी कैमरास की फुटेजेस को स्टडी करेंगे और पीरियोडिकली उस पर बेस्ड जो उनकी स्टडी होगी उन पर वो रिपोर्ट अपनी पब्लिश करेंगे। ठीक है जी। इस जजमेंट के चलते अब सेंट्रल गवर्नमेंट को सेंट्रल ओवरसाइट बॉडी प्रोवाइड करनी है, उन्हें नेसेसरी फंड्स प्रोवाइड करने हैं ताकि ये जितने भी इश्यूज हैं उससे रिलेटेड नेसेसरी जो डायरेक्शंस देनी है स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरीज को वो दी जा सकें, ताकि जो वीडियोग्राफी हो सके क्राइम सीन्स की और जितने भी बाकी डायरेक्शंस हैं सुप्रीम कोर्ट की उन्हें भी वो अधेर कर सकें। ठीक है जी। सो इसमें कोर्ट ऑर्डर में ये कहा गया है कि जो भी एसएचओ होंगे हर एक पुलिस स्टेशन के, उनके पास ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी फॉर द अपकीप एंड मेंटेनेंस ऑफ द सीसीटीवी कैमरास। कोर्ट ने डिटेल में मेंशन किया है कि जितने भी एंट्री पॉइंट्स हैं, एग्जिट पॉइंट्स हैं या मेन गेट है पुलिस स्टेशन का, जितने भी लॉकअप्स हैं, जितने भी रूम्स हैं, उन सभी में ये कैमराज इंस्टॉल होना बहुत जरूरी है। और ये जो कैमराज इंस्टॉल करने हैं इसकी भी कंडीशन है कि ये गुड क्वालिटी कैमराज होने चाहिए विद हाई रेजोल्यूशन जिसमें नाइट विजन भी हो, और जो रिकॉर्डिंग रिटेंशन हो इस पूरी फैसिलिटी की वो एटलीस्ट 1 साल तक की उसमें डेटा स्टोर करने की कैपेबिलिटी हो। ठीक है जी। और इस सभी पुलिस स्टेशन के लिए कहा गया है। और स्टेट लेवल पे बात करें तो उसमें भी आपकी स्टेट लेवल ओवरसाइट कमेटी की कॉन्स्टिट्यूशन की बात की गई जिसमें आपके सेक्रेटरी या फिर एडिशनल सेक्रेटरी होंगे होम या फाइनेंस डिपार्टमेंट से, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ पुलिस होंगे या फिर आपके आईजी भी हो सकते हैं, और एक मेंबर होंगी फ्रॉम द स्टेट विमेंस कमीशन। इन सभी को इस कमेटी में होना है। और बेसिक सा पर्पस यही है इस कमेटी का कि जो कोर्ट के आदेश हैं, जितने भी उन्होंने डायरेक्शंस दी हैं, वो एप्लीकेबल की जाए, उनका अमल भी किया जाए। ठीक है जी। और साथ ही साथ जो भी बजटरी एलोकेशंस होंगे, जो भी सुपरविजन होगा स्टेट लेवल पर, उसका भी कार्यभार इन्हें ही संभालना है। सिमिलरली उसी तरीके से डिस्ट्रिक्ट लेवल ओवरसाइट कमेटीज भी बनेंगी जिसमें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और जो आपके सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस होंगे और जो म्यूनिसिपैलिटी के मेयर होंगे वो इस कमेटी में होंगे, और वो भी इसी तरीके से जितने भी एसएचओज होंगे हर एक पुलिस स्टेशन के उनसे इंटरेक्ट करेंगे ताकि जो भी सीसीटीवी कैमरास की इंस्टॉलेशन की जा रही है या उनकी मेंटेनेंस है या अपकीप है उसे वो रेगुलरली मॉनिटर करते रहें, और साथ के साथ जितनी भी फुटेज रिकॉर्ड हो रही है उसे वो रिव्यू भी करते रहें टाइम टू टाइम, ताकि किसी भी तरीके की ह्यूमन राइट वायलेशन हो तो वो रिपोर्ट की जा सके। ठीक है जी। सो ये बेसिक्स आपका टॉपिक था जो रिसेंटली डायरेक्शन आई है सुप्रीम कोर्ट की रिगार्डिंग द इंस्टॉलेशन ऑफ सीसीटीवी कैमरास इन ऑल सच एजेंसीज व्हिच हैव राइट टू अरेस्ट एंड इंटेरोगेट। ठीक है जी। तो सेकंड टॉपिक में हम बात करते हैं जो रिसेंटली इलेक्शन कमीशन ने लॉ मिनिस्ट्री को अप्रोच किया है कि एनआरआईज को परमिट किया जाए कि वो अपना वोट कास्ट कर सकें फ्रॉम ओवरसीज थ्रू पोस्टल बैलेट्स। तो इलेक्शन कमीशन ने ये कहा है सरकार को कि उन्हें काफी ऐसी रिक्वेस्ट आई हैं, काफी ऐसी डिमांड्स रखी हैं इंडियन डायस्पोरा ने जो कि बाहर रह रहे हैं, ठीक है जी, कि वो अपना वोट कास्ट कर सकें थ्रू पोस्टल वोट्स, क्योंकि अगर उन्हें इंडिया ट्रेवल करना हो फॉर द सोल पर्पस ऑफ वोटिंग तो उनके लिए बहुत ज्यादा कॉस्टली है। ठीक है जी। तो कमीशन ने ये भी इन्फॉर्म कर दिया सरकार को कि वो खुद कमीशन टेक्निकली और एडमिनिस्ट्रेटिवली रेडी है इस चीज के लिए कि वो एक्सटेंड कर सकते हैं इस इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड
postal ballot system to voters who are living abroad for the elections next year in Assam, West Bengal, Kerala, Tamil Nadu and Puducherry। तो अगर हम बात करें कि अभी करंट प्रोसेस क्या है एनआरआईज के लिए कि वो वोट कास्ट कर सकते हैं, तो एनआरआईज अपना वोट अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में कास्ट कर सकते हैं जहां पर उनका रेजिडेंस मेंशन्ड है उनके पासपोर्ट में, ठीक है जी। बट जो वोट कास्ट करना है वो इन पर्सन ही कर सकते हैं, मतलब उन्हें खुद वहां जाना पड़ेगा और अपना पासपोर्ट प्रोड्यूस करना पड़ेगा कि वो अपनी आइडेंटिटी एस्टैब्लिश कर सकें। तो ये जो वोटिंग राइट्स हैं एनआरआईज के लिए इंट्रोड्यूस किए गए थे इन 2011 थ्रू एन अमेंडमेंट टू रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट ऑफ 1950, ठीक है जी। तो अगर अप्रूव हो जाता है तो पोस्टल बैलेट्स किस तरीके से काम करेंगे एनआरआईज के लिए, तो सपोज अगर कोई एनआरआई इंटरेस्टेड है इन वोटिंग थ्रू द पोस्टल बैलेट इन एन इलेक्शन, तो उन्हें रिटर्निंग ऑफिसर होंगे, उन्हें इन्फॉर्म करना पड़ेगा 5 दिन के अंदर अंदर ही जब भी इलेक्शन की नोटिफिकेशन आएगी। जब भी इस तरीके की इंफॉर्मेशन रिटर्निंग ऑफिसर को मिलेगी, रिटर्निंग ऑफिसर बैलेट पेपर डिस्पैच कर देंगे इलेक्ट्रॉनिकली। एनआरआई वोटर को सिर्फ अपना बैलेट पेपर वहां से डाउनलोड करना है, जो भी उनकी प्रेफरेंस है वो मार्क करनी है और वो वापस भेज देना है अलॉन्ग विद द डिक्लेरेशन जो कि अटेस्टेड होनी चाहिए बाय द ऑफिसर अपॉइंटेड बाय द डिप्लोमेटिक और कॉन्सुलर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया इन द कंट्री वेयर द एनआरआई इज रेजिडेंट, ठीक है जी। बट अभी तक ये क्लियर नहीं है कि अगर वोट कास्ट कर भी सकते हैं तो किस तरीके से वोटर अपना जो उन्होंने वोट कास्ट किया है उसको वापस भेजेंगे। या तो उन्हें खुद ऑर्डिनरी पोस्ट के द्वारा वापस भेजना पड़ेगा या फिर वो इंडियन एम्बेसी में भी उसे सबमिट कर सकते हैं। अभी इस चीज के बारे में क्लैरिटी नहीं आई है, ठीक है जी। अगर हम बात करें कि प्रपोजल कब ओरिजिनेट हुआ, कब ये लाइमलाइट में आया कि इस तरीके से हम रिफॉर्म्स कर सकते हैं अपने इलेक्टोरल सिस्टम को, तो बेसिकली 3 रिट पिटीशंस फाइल की गई थी बाय एनआरआईज इन द सुप्रीम कोर्ट इन 2013 एंड 14, ठीक है जी। तो उसी के चलते 2014 के जो लोकसभा इलेक्शंस थे उसके बाद 12 मेंबर कमेटी बैठी ताकि 3 ऑप्शंस डिस्कस की जा सकें कि किस तरीके से वो वोट कर सकते हैं। पहली बात तो वोटिंग बाय पोस्ट, सेकंड वोटिंग एट एन इंडियन मिशन अब्रॉड, ठीक है जी, या फिर आपकी ऑनलाइन वोटिंग। तो ऑनलाइन वोटिंग का जो क्राइटेरिया था वो तो एकदम से ही रूल्ड आउट हो गया था क्योंकि इट माइट कॉम्प्रोमाइज द सीक्रेसी ऑफ वोटिंग, ठीक है जी। फिर जो वोट एट इंडियन मिशंस के बारे में बात हुई तो उसका भी जो प्रपोजल था वो भी वहां से हटा दिया गया था क्योंकि इतने एडुकेट रिसोर्सेज वहां अवेलेबल नहीं हैं। 2015 में फाइनली फिर जो पैनल था उन्होंने रिकमेंड किया कि एनआरआईज अपना वोट कास्ट कर सकते हैं थ्रू द ऑप्शंस ऑफ ई पोस्टल बैलेट एंड प्रॉक्सी वोटिंग। प्रॉक्सी वोटिंग में क्या था कि जो भी रजिस्टर्ड इलेक्टर होंगे दैट ही कैन डेलीगेट हिज वोटिंग पावर टू अ रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है जी, मतलब कोई और उनकी जगह वोट कास्ट कर सकता है। तो लॉ मिनिस्ट्री ने ये रिकमेंडेशन एक्सेप्ट कर ली थी प्रॉक्सी वोटिंग पर। पर जब ये रिकमेंडेशन एक्सेप्ट कर ली गई तो ये अभी तक लागू क्यों नहीं हुई, तो 2017 में जो यूनियन कैबिनेट थी उन्होंने ये जो प्रपोजल था प्रॉक्सी वोटिंग राइट्स का ये पास कर दिया था। सरकार ने भी बिल लाया था जिसके चलते जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट ऑफ 1950 उसे अमेंड किया जा रहा था। तो ये लोकसभा द्वारा तो पास हो गया था बट राज्यसभा के अप्रूवल के लिए वेट कर रहा था। बट उसके बाद आपकी जो 16th लोकसभा थी वो ही डिसॉल्व हो गई, तो उसके बाद ये आपका बिल ही लैप्स कर गया। तभी से ये जो प्रपोजल है अभी तक रिवाइव नहीं हुई है। बट अब अगर पोस्टल वोटिंग फैसिलिटी के द्वारा ओवरसीज वोटर्स को हक देना है कि वो अपना वोट कास्ट कर सकते हैं, तो सरकार को सिर्फ जो कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स ऑफ 1961 है सिर्फ उसी को अमेंड करने की जरूरत है। इसमें पार्लियामेंट की रजामंदी की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है जी। तो ये आपका बेसिक्स आइडिया था रिगार्डिंग द वोटिंग पावर्स ऑफ एनआरआई, किस तरीके से उन्हें और ज्यादा पावर्स ग्रांट की जा सकती हैं। थर्ड टॉपिक में हम बात करते हैं जो सुप्रीम कोर्ट का एक आइडिया था कि जितने भी कन्विक्टेड लेजिस्लेटर्स हैं उन्हें लाइफ टाइम बैन लगा दिया जाए उन पर फ्रॉम कंटेस्टिंग इलेक्शंस, अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाने से या फिर कोई ऑफिस बेरर वाली सीट लेने से किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में। तो ये जो पूरा आइडिया था सुप्रीम कोर्ट का, तो केंद्रीय सरकार ने इस आइडिया को रिजेक्ट कर दिया है। तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस का ये कहना है कि जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है जनता का, उसे पब्लिक सर्वेंट के साथ इक्वेट नहीं किया जा सकता। किस वे में कि जो आपके पब्लिक सर्वेंट है उन पर लाइफ टाइम बैन लग जाता है ऑन कन्विक्शन। तो सरकार का ये कहना है कि जो उन पर डिस्क्वालिफिकेशन लगती है अंडर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट ऑफ 1951, उसके आधार पर जो लेजिस्लेचर्स पर डिस्क्वालिफिकेशन लगती है फॉर अ पीरियड ऑफ प्रिजन सेंटेंस और उसके साथ 6 साल और का, ठीक है जी। सपोज अगर किसी को 10 साल की सजा हुई है तो 6 साल और उन्हें ये जो डिस्क्वालिफिकेशन या हम कह सकते हैं जो बैन है ये उन पर 16 साल तक लगेगा फ्रॉम कंटेस्टिंग इलेक्शंस, ठीक है जी। इलेक्शन कमीशन का ये कहना है कि ये लाइफ बैन काफी एक नेसेसरी स्टेप है टुवर्ड्स डिक्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। तो ये जो पूरा केस है बेसिकली एक प्ली रखी गई थी फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट
एडवोकेट जिन्होंने आर्ग्यू किया था कि जो लाइफ टाइम बैन है ऑन कन्विक्शन शुड यूनिफॉर्मली अप्लाई फॉर द मेंबर्स ऑफ जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर, जो कि काफी हद तक बात भी सही है। उन्होंने ये कहा कि जो भी एमपी या एमएलए हु इज गिल्टी ऑफ अ क्राइम अंडर द ऑफेंसेस एनुमरेटेड इन सेक्शन 8 ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, उन्हें लाइफ टाइम बैन लगा देना चाहिए फ्रॉम कंटेस्टिंग इलेक्शंस एंड अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज वेल। तो उनका ये मानना है कि जब पब्लिक सर्वेंट या सरकारी एम्प्लॉय पर पूरी उम्र भर का एक बैन लग जाता है ऑन कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस अंडर द इंडियन पिनल कोड या मनी लॉन्ड्रिंग लॉ, तो ये सेम चीज लेजिस्लेटर पर भी अप्लाई की जा सकती है। ठीक है जी, कि लेजिस्लेटर को सिर्फ एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए ही डिस्क्वालिफिकेशन क्यों फेस करना पड़ रहा है, लाइफ टाइम के लिए क्यों नहीं फेस करना पड़ रहा। तो सुप्रीम कोर्ट का इसमें यह मानना था, जो उनकी कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने जो डिसीजन लिया था इन द पब्लिक इंटरेस्ट फाउंडेशन केस ऑफ 2019, कि ऑल्दो जो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स है दैट इज अ बिटर मैनिफेस्ट ट्रुथ, और एक तरीके से ये डेमोक्रेसी के लिए टर्माइट है, बट स्टिल कोर्ट इस पर लॉ नहीं बना सकता, क्योंकि ये तो सरकार के ऊपर ही है कि वो इस पर लॉ बनाए। ठीक है जी, सो बेसिक्स आइडिया था जो सुप्रीम कोर्ट ने रखा था सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने वो आइडिया रिजेक्ट कर दिया है। देखना यही होगा किस तरीके से ये जो केस आगे प्रोग्रेस करेगा, कि उन पर लाइफ टाइम बैन लगेगा या नहीं। फोर्थ टॉपिक में हम बात करते हैं रिसेंटली एडवोकेट ने सुप्रीम कोर्ट में गए हैं कि वो ऐसी डायरेक्शन दें कि फ्रेश इलेक्शंस कंडक्ट होने चाहिए किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी में जहां पर नोटा नन ऑफ द अबव जो ऑप्शन रहती है उसे सबसे ज्यादा नंबर ऑफ वोट्स मिले। साथ के साथ जो कैंडिडेट्स दोज हु हैव लॉस्ट टू नोटा उन्हें अलाउ ही नहीं करना चाहिए कि वो अगले इलेक्शंस में भी कंटेस्ट कर सकें। ठीक है जी, अर्थात क्या है कि अगर कोई भी इलेक्टोरेट है कि कोई भी जनता है जिन्होंने उन कैंडिडेट्स को रिजेक्ट कर दिया है वोटा पर वोट देके, तो जो पॉलिटिकल पार्टीज है वहां पर उन्हें ये समझ लेना चाहिए कि जो वोटर्स हैं उन्होंने जो उनकी सोच है टुवर्ड्स दोज कैंडिडेट्स वो काफी क्लियर कर दी है बाय द मीन्स ऑफ देयर वोट्स। ठीक है जी, तो आर्ग्यूमेंट्स क्या रहे इसमें कि जो राइट टू रिजेक्ट एंड इलेक्ट न्यू कैंडिडेट है इसके चलते जो जनता है वहां की उन्हें एक पावर मिलेगी टू एक्सप्रेस देयर डिसकंटेंट, मतलब कि अगर वो उस कैंडिडेट से खुश नहीं है तो वो बता सकते हैं बाय क्लिकिंग ऑन नन ऑफ द अबव। ठीक है जी, सेम इस प्रोसेस के चलते करप्शन पे भी चेक रहेगा, क्रिमिनलाइजेशन पे भी चेक रहेगा, जो कम्युनलिज्म और कास्टिज्म है उस पर भी चेक रहेगा। ठीक है जी, जितने भी ऑनेस्ट या पेट्रियाटिक कैंडिडेट्स होंगे पार्टीज को उन्हें ही वोट देने पड़ेंगे जब वो देखेंगे कि जनता को यही कैंडिडेट्स इलेक्शंस में कंटेस्ट करने के लिए चाहिए। ठीक है जी, तो ये जो राइट टू रिजेक्ट का जो आइडिया था सबसे पहले प्रपोज किया था बाय द लॉ कमीशन इन 1999। साथ साथ उन्होंने ये भी सजेस्ट किया कि कैंडिडेट्स को तभी इलेक्टेड डिक्लेयर करना चाहिए अब अगर उन्हें 50% से ज्यादा वोट्स मिले हों, 50% प्लस 1 वोट्स मिले हों, तभी उन्हें इलेक्ट करना चाहिए। ठीक है जी, सो इसी तरीके से इलेक्शन कमीशन ने भी राइट टू रिजेक्ट एंडोर्स किया था सबसे पहले 2001 में, फिर उसके बाद 2004 में इन इट्स प्रपोज्ड इलेक्टोरल रिफॉर्म्स। और जो बैकग्राउंड पेपर ऑन इलेक्टोरल रिफॉर्म्स था जो कि मिनिस्ट्री ऑफ लॉ ने बनाया था 2010 में, उसमें भी उन्होंने ये प्रपोज किया था कि अगर सर्टेन परसेंटेज ऑफ वोट वाज नेगेटिव, कि अगर कुछ परसेंटेज जो वोट का है वो नेगेटिव है, देन इलेक्शन शुड बी नलिफाइड उस एरिया का और वहां पर नए इलेक्शंस होने चाहिए। इस तरीके से उन्होंने पिटीशन में भी कहा। तो यूज ऑफ नोटा इन इलेक्शन सबसे पहले आपका लोकसभा और असेंबली इलेक्शंस में सुप्रीम कोर्ट द्वारा किया गया था इन 2013। ठीक है जी, राज्यसभा के पोल्स में भी जो नोटा की ऑप्शन थी वो इंट्रोड्यूस की गई थी इलेक्शन कमीशन द्वारा 2014 में। और इंडिया अभी तक का 14th ऐसा नेशन है टू इंस्टीट्यूट नेगेटिव वोटिंग इन देयर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स। ठीक है जी, सो ये बेसिक्स आइडिया है। तो अगर आप देखेंगे जितने भी अभी हमने टॉपिक्स डिस्कस किए हैं इससे आपको थोड़ी थोड़ी नॉलेज तो मिल ही रही है कि करंटली क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। ठीक है जी, साथ के साथ जो हम पॉइंट्स डिस्कस कर रहे हैं कि क्या आर्गुमेंट्स चल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, आपके वो आर्गुमेंट्स मेंस आंसर राइटिंग में भी काफी हेल्पफुल हो सकते हैं। ठीक है जी, तो आज के लास्ट टॉपिक में हम बात करते हैं आपके CLMV कॉन्क्लेव के बारे में। ये आपका हम कह सकते हैं थोड़ा IR से रिलेटेड टॉपिक है। ठीक है जी, सो रिसेंटली जो कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री है CIA इन कोलैबोरेशन विद द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इन्होंने रिसेंटली ही ऑर्गेनाइज किया है एक वर्चुअल बिजनेस कॉन्क्लेव विद कंबोडिया, लाओ, PDR, म्यांमार एंड वियतनाम। ठीक है जी, जो आपकी CLMV कंट्रीज हैं वो आपकी ये मेंशन है, कंबोडिया, लाओ, PDR, म्यांमार एंड वियतनाम, और ये एक्ट करती हैं एज की ग्रोथ पॉइंट्स फॉर द एशियन कंट्रीज। ये बेसिकली आपकी वाइडर मार्केट आउटरीच प्रोवाइड करती हैं जिसके चलते प्रेफरेंशियल और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स बनते हैं विद अदर लार्ज इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड। तो बेसिकली ये जो कॉन्क्लेव था
ये वर्चुअल बिजनेस कॉन्क्लेव था, इसका मेनली फोकस हेल्थ केयर और फार्मा पे ही था। और जो टॉपिक्स थे डिस्कशन में, बेसिकली आपकी क्रिएटिंग अ सेफर एंड हेल्थियर फ्यूचर एंड अवेलेबल अपॉर्चुनिटीज फॉर न्यू इन्वेस्टमेंट्स एंड कोऑपरेशन इन हेल्थ एंड फार्मा सेक्टर्स इन द रीजन। ठीक है जी। तो ये जो पूरा ये कॉन्क्लेव हुआ, ये आपका CII हाइव पे हुआ, जो कि एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म है CII का। ठीक है जी। जैसे कि आप देख सकते हैं CLMV के बारे में यहाँ थोड़ी बहुत डिटेल्स मेंशन है, हर एक कंट्रीज के बारे में बताया गया है, कौन कौन सी मेजर इंडस्ट्रीज हैं, क्या उनके मेजर एक्सपोर्ट्स हैं। ठीक है जी। तो ये आपके नोट्स के लिए काफी बेनिफिशियल है। आप ये भी देख सकते हैं इसमें किस तरीके से इंडिया CLMV को मैक्सिमम तरीके से यूटिलाइज कर सकता है अपनी मार्केट एस्टैब्लिश करने के लिए, अपने एक्सपोर्ट वहां तक पहुंचाने के लिए। ठीक है जी। काफी एंटरप्राइजेस थी इस कॉन्क्लेव में इन्वॉल्व फ्रॉम इंडिया एज वेल एज CLMV कंट्रीज, जिन्होंने अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज दिखाई इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, एग्री फूड प्रोसेसिंग, या फिर आपकी मैन्युफैक्चरिंग हो गया, ऑटोमोबाइल्स हो गया, टेक्सटाइल्स हो गया। तो इन्हीं सभी से रिलेटेड, इन सभी सेक्टर से रिलेटेड इसमें काफी एंटरप्राइजेस प्रेजेंट थे। ठीक है जी। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के लिए बात करें, इंडिया के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। सबसे पहली बात तो जो बुद्धिस्ट सर्किट टूरिज्म है इंडिया का, जो IRCTC द्वारा लॉन्च किया गया है, एक रेलवे सिस्टम है, उसे वो वहां प्रमोट कर सकते हैं। ठीक है जी। फिर जो आपकी मोरे चेक पोस्ट है मणिपुर पे अलोंग द म्यांमार बॉर्डर, वो काफी इंपॉर्टेंट है। और जो प्रोजेक्ट डेवलपमेंट फंड, इसका टाइटल है CLMV फंड, इज टू बी सेट अप विद एन इनिशियल अमाउंट ऑफ INR 500 करोड़, वो काफी इंपॉर्टेंट है। और जो हमारा ट्राइलेटरल हाईवे है बिटवीन इंडिया, म्यांमार एंड थाईलैंड, उसकी कंस्ट्रक्शन एट कलादान मल्टी मोडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट, ये काफी इंपॉर्टेंट है फॉर द प्रमोशन ऑफ कनेक्टिविटी इन द रीजन्स। ठीक है जी। सो बेसिक सा आइडिया था अबाउट दिस वर्चुअल बिजनेस कॉन्क्लेव। सो आज के हमारे 5 टॉपिक्स यहीं खत्म होते हैं। आई होप आपने आज कुछ ना कुछ यहाँ सीखा हो। जो चीजें आपको इंपॉर्टेंट लग रही हैं, आप जरूर उनको अपने नोट्स में उतारिए। आपके लिए नोट्स काफी लंबे समय तक काम आएंगे। इसी तरीके से करंट अफेयर्स फॉलो करते रहिए। साथ के साथ जो आपका प्रीमिक्स का लेक्चर आता है, उसमें भी अपने जो आपके प्री बेस्ड क्वेश्चन है उनकी प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है जी। सो ऑल द वेरी बेस्ट एंड हैव अ गुड डे।